नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया एएसआर न्यूज और मेरा नाम संजय कुमार है। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस पर हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आपको भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने आज बहुमूल्य समय निकाला है अपना। आज बिहार की राजनीति की चर्चा करें तो तेजस्वी यादव ने गणतंत्र दिवस के मौके पर एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है और इसके सियासी मायने क्या है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज देश और पूरे प्रदेशों में जिस तरीके से गणतंत्र दिवस की धूम मची हुई है, आप इस बात को और देखिए, सत्ता और सियासत, हर मंच पर संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्र की एकता को याद किया जा रहा है। इतनी बात तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। अब रही बात, प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, प्रमुख हस्तियों ने जो है सो देशवासियों को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का अवसर पर बधाई दी है। इसी कड़ी में आप देखिए कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो बीते दिन उनको राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालने को मिली है, और वो जो है तो गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं तो दी है तेजस्वी यादव ने, लेकिन साथ ही यह संदेश भी अपने एक्स पोस्ट पर जो सोशल मीडिया पर किया है, सियासी चेतावनी भी किसी को दी। अच्छा, इसको सर? तो वही हम बता रहे हैं कि यह जो एनडीए को स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है, एनडीए सरकार पर ही सीधा निशाना तेजस्वी यादव ने साधा है और कहा है, उन्होंने लिखा है अपने एक्सपोज पर कि गणतंत्र दिवस जो सो महान स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं और अमर शहीदों को याद करने का दिन है। एकदम यह उनके पोस्ट पर है। और तेजस्वी यादव का जो ट्वीट है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि क्या उन्होंने कहा है ट्वीट में। जी बिल्कुल, और यही वह दिन है जब हम उन कुर्बानियों को सलाम करते हैं जिनकी बदौलत देश की आजादी, एकता और अखंडता मिली थी। यह तो एक बात है, लेकिन इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने मौजूदा एनडीए सरकार कह लीजिए, डबल इंजन की सरकार कह लीजिए, नीतियों को लेकर कड़ा हमला बोला है। केंद्र और राज्य दोनों सरकार की निश्चित रूप से एनडीए तो केंद्र माने बिहार में भी है और सेंट्रल में भी है, तो डबल इंजन की सरकार इसको बोला ही जाता है। और आरोप भी लगाया है उन्होंने अपने जो उस पर, आप उसको डिकोड करिएगा, पढ़िएगा तो स्पष्टता के साथ एएसआर न्यूज के व्यूअर्स को कह रहे हैं कि आप उसको पढ़िए, क्या तेजस्वी यादव ने लिखा है। तो उसमें आरोप जो लगाया है, जितनी बात हम समझ रहे हैं कि एनडीए की सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक विरोधी अलोकतांत्रिक नीतियों के कारण देश के हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। मतलब उन्होंने वर्तमान स्थिति को फोकस किया आरोप लगाते हुए। बिल्कुल, और कहा कि संविधान लागू होने के दशकों बाद लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय सरकार उसे कमजोर करने में लगी है। अच्छा, ये उनके पोस्ट में इतनी बात दिखाई पड़ा। और इतनी ही बात नहीं, आगे भी उन्होंने लिखा है, फांसीवादी ताकतें, फांसीवादी शक्तियां जिनका देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं। अब देखिए, इसको इसी को समझ नहीं रहा, फासिस्टवादी ताकत बता रहे हैं, ये किन पर आरोप लगा रहे हैं? तो वही हम कह रहे हैं कि उसको आप पकड़ लीजिए। देखिए, इसी तो कह रहे हैं कि डिकोड करिए, बिटवीन द लाइंस को समझिए। और आज संविधान की मूल भावना पर हमला हो रही है, की जा रही है, तो यह बात कर रहा है आरोप। और इसके साथ ही आरोप लगाया कि संविधान की उद्देशिका जो संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन का जो उद्देशिका है, उस बदलने की कोशिश हो रही है, जो देश की लोकतांत्रिक आत्मा के लिए खतरनाक है। इतनी बात का है। और अंत में तेजस्वी यादव ने देशवासियों से सामूहिक प्रतिज्ञा लेने की अपील की है। सामूहिक प्रतिज्ञा, यह प्रतिज्ञा क्या है? उन्होंने कहा कि त्याग, बलिदान, संघर्ष और समर्पण और लोकतांत्रिक देश सौंपा है। हम अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें और अपने सकारात्मक योगदान से संविधान की रक्षा करें। जो फासिस्टवादी ताकतों की वो चर्चा कर रहे हैं, उसमें उन्होंने सवाल भी किया कि देश की आजादी में इनका क्या योगदान रहा है। बिल्कुल, देखिए, यह तो बार बार सवाल ये लोग करते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर तेजस्वी यादव का, जो नेता प्रतिपक्ष हैं और राजद के सर्वे सर्वा हो गए हैं, उनका यह बयान साफ संकेत है, स्पष्ट रूप से संकेत है कि आने वाले दिनों में संविधान और लोकतंत्र सियासी बहस के केंद्र में होगा। ये हम कहना चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है और निश्चित रूप से यह एक मुद्दा बना दिया है तेजस्वी यादव ने। अब देखने वाली बात है कि इसका क्या काउंटर, इसकी माने
क्या कुछ आपको एनडीए की सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और तमाम जो एनडीए के 5 पांडव हैं उनकी ओर से क्या कहा जाता है? संविधान के उद्देशिका बदलने का भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रयास किया जा रहा है कि उद्देशिका को बदल दिया हाँ जाए। बिल्कुल, संविधान की उद्देशिका उद्देशिका तक को बदलने की कोशिश कर रही है, उद्देशिका को बदलने तक की कोशिश। माने आप देख रहे हैं संविधान की मूल भावना पर हमला कर रही है, यह भी उन्होंने कह रहा है। उद्देशिका को बदलने की कोशिश, प्रयास हो रहा है, जो देश की लोकतांत्रिक आत्मा के लिए, लोकतांत्रिक आत्मा को के लिए खतरनाक संकेत है। इतनी बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं और चिंताजनक यह सब कई सारी बातें जो तेजस्वी यादव ने कही है, यह निश्चित रूप से वह हम जो बात कर रहे हैं सांकेतिक भाषा में, वह कई सारी बात यह आम आवाम को संदेश एक देने का काम किया है। अच्छा सर, ये वही तेजस्वी यादव है जो विदेश दौरे के बाद लौटे तो पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा कि 100 दिनों तक मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल, लेकिन लगातार वो मुखर हो चले हैं और कर्पूरी जयंती समारोह के दिन से शुरुआत हुई है। उस दिन उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, राज्य सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। कल भी उन्होंने जब कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया उसके बाद जाकर ट्वीट किया और ट्वीट में कहा कि वो लगातार लड़ते रहेंगे जब तक उनकी सांसों में सांस है, वो किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं है। और आज एक बार फिर से गणतंत्र दिवस के मौके पर वो अटैकिंग मूड में नजर आ रहे हैं। क्या तेजस्वी के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी को अब तेवर अपना बदलना पड़ेगा। अगर राजद को नए तेवर, नए कलेवर के साथ लाना होगा और तेजस्वी का यह कालखंड है, लालू का कालखंड समाप्त हो गया, यह तेजस्वी यादव की पार्टी अब बनी हुई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को अब कुछ आगे फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा, आगे आकर के उनको आम आवाम को संबोधन करना पड़ेगा, आम आवाम के बीच में जाना पड़ेगा, तभी आपको अमूलचूल परिवर्तन आपको राष्ट्रीय जनता दल या उसकी जो कार्यशैली है या तमाम जो वर्कर चुनाव हारने के बाद राजद के महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के जो अब कहीं ना कहीं माने उत्साह में उनकी कमी था, तो वह उत्साह वर्धन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही देखिए जो तेजस्वी यादव ने जो एक्स पर पोस्ट किया है, ये हम जो समझ पा रहे हैं कि यह कहीं ना कहीं रिचार्ज करने की कोशिश है, यह रिचार्ज करने की कवायद है कि आप उठिए, जगिए। और देखिए आपने देखा भी कि बीते दिन हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि देखिए आपको हतोत्साह नहीं होना है, लोकतंत्र में कौन जीता है, तंत्र जीता है, लोक हारा है, यह इतनी बात वह करें तो निश्चित रूप से रिचार्ज करने की कवायद में है तेजस्वी यादव। बहरहाल मुखर तेजस्वी यादव की राजनीति आने वाले दिनों में कहां तक पहुंचती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और लगातार पिछले 3 दिनों की बात कर लें तो तेजस्वी यादव फिलहाल अटैकिंग मूड में नजर आ रहे हैं। सर, हम दूसरे मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। सम्राट चौधरी जो बिहार के गृह मंत्री हैं, आज झंडोत्तोलन कार्यक्रम में बिहार पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे और वहां उन्होंने बिहार के पुलिस कर्मियों को एक मैसेज देने की कोशिश की। आज बिहार बदला है। आज बिहार की अर्थव्यवस्था होगी लगभग 40,000 जो रुपया जीएसटी के माध्यम से भी प्राप्त होते हैं और लगभग 3,17,000 लोगों का पिछले साल का बजट था और इस बार भी जो बजट आए उससे बढ़कर ही आगे। इसलिए हमारी समृद्धि में और लगातार पुलिस सेवा में भर्तियां भी हुई है। आज लगभग 1,29,000 पुलिस कर्मी बिहार में है और अगले 6 महीने में ये बढ़कर भी 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो ऐसी पूरी संरचना बिहार की सरकार लगातार करेगी, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में पुलिस की अहम भूमिका है। मैं तमाम पुलिस पदाधिकारी और हमारे लोग अब बिजली और सड़क की व्यवस्था लगभग अच्छी हो। अब तो ये सर आपने सुना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गृह मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस की एक बड़ी भूमिका है। इन्वेस्टर की खास तौर पर उन्होंने चर्चा की, इन्वेस्टर बिहार अगर आते हैं तो उनको लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से आप निश्चिंत कर दीजिए, उनके जेहन में जो बातें हैं उनको दूर कीजिए। एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा पैगाम देने की कोशिश। देखिए निश्चित रूप से गृह मंत्री हैं, अब पुलिस के तेवर और कलेवर आप देख पा रहे हैं, समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पटेल मुख्यालय माने राज्य पुलिस मुख्यालय से लेकर के जिलों में बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से सम्राट चौधरी देना चाह रहे हैं, 100% देना चाह रहे हैं और यह दिखाई भी पड़ रहा है। और इन्वेस्टर तभी आएंगे जबकि उनको सुरक्षा मिलेगी। तो इसी बात का पुख्ता आप समझ लीजिए सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि जितने भी इन्वेस्टर आएंगे उनको पुलिस सुरक्षा रहेगी। और अब तो लॉ एंड ऑर्डर पहले से काफी बेहतर दिखाई पड़ रहा है, सड़क, पुल, पुलिया और बिजली पर भी काम हुआ है। आपको कहीं इसके लिए कहीं पर भी जाने में 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटे
के दूरी में आप तुरंत रस कर सकते हैं। तो इतनी बात तो आपको सम्राट चौधरी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए बीते दिन भी नीट मसले पर भी उन्होंने जो देखा गया कि देर रात किस तरीके से वह रिव्यू डीजीपी किया, तमाम अधिकारी उनके आवास पर पहुंचे थे। बिल्कुल, और जो उन्होंने हॉस्टल कांड हुआ उसकी चर्चा आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी आप देख लीजिए, उन्होंने कहा एक बड़ा मैसेज है कि अब हम वैसे लोग जब पकड़े जाएंगे तो उनको पकड़ने में जो पुलिस कवायद फ्री हैंड छोड़ा गया है, कहीं किसी का इसमें नहीं है, और हम इंटरफियरेंस नहीं है, कोई नो इंटरफेरेंस, किसी का इंटरफेरेंस नहीं, पुलिस स्वतंत्र रूप से काम करे, इसको फ्री हैंड छोड़ा गया है। और देखिए एक बात और उन्होंने कहा कि अगर वो उनको माला नहीं पहनाया जाएगा, अच्छा हाँ माला चढ़ाया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि चढ़ाना और पहनाना दोनों में क्या डिफरेंस होता एक है। बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है सम्राट चौधरी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा क्या होगा कि हर दिन आपको कुछ न कुछ इस तरीके से जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, समाज को अपराधी चरित्र के लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। वो छोड़ेंगे नहीं सम्राट चौधरी, तो कह दिया कि कब्र में भी रहिएगा तो जमीन के अंदर रहिएगा तो आपको निकाला जाएगा। आपको तो ये आपको बिहार में रहना है तो निश्चित रूप से आपको गुड गवर्नेंस के साथ आपको कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, नहीं तो सम्राट की पुलिस या बिहार पुलिस कह लीजिए, वह आपको कहीं पर भी मांद में भी रहिएगा तो खींच करके निकालेगी। और अब आप पर फूल माला पहनाया नहीं जाएगा, माला चढ़ाया जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टर की बात चल रही थी कि बिहार में तमाम जो दावे किए गए थे उस रेशियो में इन्वेस्टर्स नहीं आए, ये बात सही है? तमाम तरह की कोशिशें हुई थी जब मिश्रा जी थे, इसके नीतीश मिश्रा जब उद्योग मंत्री थे, इन्वेस्टर मीट भी किया गया, तमाम तरह की कोशिशें जो हुई। तो क्या लगता है अब नई सरकार के गठन के बाद जो एक स्ट्रेटेजी बन रही है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, तो ऐसे में अब बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिहार आ सकते हैं और बिहार का कायाकल्प होगा? देखिए निश्चित रूप से अभी देखिए आप थोड़ा सा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को आप चलिए, आप देखिए नीतीश मिश्रा से पहले शाहनवाज हुसैन मंत्री थे, अब देखिए दिलीप जायसवाल इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, उद्योग मंत्री हैं। तो इस बात को आप देखिए कि कौन मंत्री हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, भाजपा कोटे से ही जो है सो उद्योग मंत्री बनते हैं। तो इतनी बात, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, उद्योग विभाग में एक और व्यवस्था की गई है। जो मंत्री हैं उद्योग मंत्री, आपको उन्होंने व्यवस्था की सिंगल विंडो सिस्टम किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब सिंगल विंडो सिस्टम में आपको कहीं नहीं, आपको हर कार्यालय हर दफ्तर में आपको नॉक नहीं करना है। आप अपना चीज, अपना डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो है, उसको लेकर के जाइए और उसको आपको एक ही खिड़की पर सब कुछ आपको हो जाएगा। जमीन के लिए नहीं भागना है, किसी चीज के लिए भाग दौड़, बिजली पानी सड़क सब कुछ आपको व्यवस्थित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इतनी बात मान करके चलिए कि सरकार जो डबल इंजन की सरकार इसी तरीके से नहीं, डबल इंजन की सरकार कुछ देना चाहती है, कुछ करना चाहती है और इस बार करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। आरसीपी सिंह का क्या मसला सर, कहां तक बात पहुंची? अब जेडीयू के अंदर खाने में जो चर्चा चल रही थी उनके आने को लेकर के, देखिए आरसीपी सिंह को लेकर के एक चीज समझ लीजिए, जेडीयू के अंदर दो धड़ा है, आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि एक धड़ा क्या चाहता है, एक धड़ा क्या चाहता है। लेकिन आपको कोई धड़ा धुड़ी से मतलब नहीं है, मतलब यह है कि आपको नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में मौन सहमति उनकी है और वो सहमति मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। जेडीयू के में फिर से आरसीपी सिंह आएंगे और फिर से आपको टोन अप होता हुआ दिखाई पड़ेगा जेडीयू के जो, ठीक है कई लोग कह रहे हैं मलाई खाने के लिए आएंगे, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह मलाई खाने की जो बात है, आज जो मलाई लोग जो लोग भी खा रहे हैं वह भी आरसीपी सिंह की देन है। मतलब हर हाल में आरसीपी सिंह आकर रहेंगे? निश्चित रूप से जेडीयू में आएंगे, उनके बगैर तो जेडीयू, हम तो कह रहे हैं कि जेडीयू में आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आपको फरवरी के लास्ट में और मार्च के प्रथम सप्ताह में होगी। उससे पहले कुछ न कुछ आपको बड़ा, आपको कैनवास पर कुछ न कुछ दिखाई पड़ेगा। कैबिनेट एक्सपेंशन का क्या हुआ? कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही थी कि खानवास खत्म होगा, कैबिनेट का एक्सपेंशन हो जाएगा। अब तो 2 फरवरी से विधानमंडल का सत्र भी शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक असमंजस की स्थिति वो भी बनी हुई है, या बीच में भी हो सकता है सेशन? नहीं देखिए, सेशन के बीच में तो नहीं, अब तक ऐसा हुआ नहीं। अब तक ऐसा एक बार शायद कभी हुआ क्या? लेकिन ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि अब सेशन के बीच में कुछ कर दिया जाए, विभाग के बंटवारा, ये अभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब जो आपको विधानसभा का सत्र समाप्त होगा 27 फरवरी के बाद, हम बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, हम इसलिए थोड़ा सा कह रहे हैं, व्यूअर्स भी समझ जाए कि हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जेडीयू की बैठक होने वाली है तो फरवरी के लास्ट में या मार्च के प्रथम सप्ताह में। तो ये आप इतनी बात मान के चलिए
कि विधानमंडल का सत्र समाप्त होगा, उसके बाद आपको जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसके बाद आपको कुछ न कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। विधानमंडल के सत्र पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन क्या लगता है इस बार विपक्ष किस तरीके से जो बजट सत्र आने वाला है उसको लेकर तैयार होगा और सत्ता पक्ष के लिए कितनी मुश्किलें कायम करेगा, या सत्ता पक्ष जो है उसके बॉडी लैंग्वेज काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं आपको? नहीं, देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव अब तेवर और कलेवर भर रहे हैं नेता लेकिन प्रतिपक्ष। 25 की संख्या है, वो हाँ, क्या कर पाएंगे? नहीं 25 की संख्या में नहीं है तो देखिए निश्चित रूप से ट्रेजरी बेंच जो से सवाल तो पूछेगा विपक्ष ना, इसको तो आप नहीं कर सकते हैं और नहीं पूछेगा तो फिर तेजस्वी यादव के भी लिटमस टेस्ट होगा। इस बार उनकी अग्नि परीक्षा होगी विधानसभा में कि देखिए कि आप जब 25 सीट पर सिमट गए हैं और आपके पास में महागठबंधन के कुनबा का आप चेहरा थे, तो इस बार आप सरकार को घेरिएगा नहीं तो फिर कैसे होगा? सरकार से तो सवाल पूछना और जवाब लेना यह तो विपक्ष की नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है सदन के अंदर, और सड़क से सदन तक उन्होंने अनाउंस भी किया है कि हम करेंगे। अब देखने वाली बात है कि 100 दिन की चुप्पी की बात भी कही जा रही है, लेकिन उनके दल की ओर से तो निश्चित रूप से अटैकिंग मोड में दिखाई पड़ेंगे वो सदन। अंदर खाने में एक चर्चा बहुत जोरों पर है कांग्रेस के 6 विधायकों को लेकर कि ये विधायक कभी भी जेडीयू के साथ जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा होने देना नहीं चाहती है। क्या इस तरह की कोई चर्चा है, कोई गॉसिप चल रही है क्या राजनीतिक खेमे में? नहीं, देखिए आपने देखा कि बीते दिन जिस तरीके से राहुल गांधी के समक्ष बड़े नेता जाकर के माने बिहार से जो विधायक हैं जाकर के मिले, तमाम एमपी भी थे, 3 एमपी जो यहाँ से थे, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, तमाम लोग की बैठकें हुई राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में दिल्ली में। तो उसमें जो दिखाई पड़ा, जो छन करके बात आई, उसमें तो स्पष्टता के साथ दिख रहा है कि ये पूरी मुस्तैदी के साथ हैं। लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, उसमें कोई यह नहीं कह सकता कि ये होगा तो यही होगा। इसलिए कभी भी गेम तो देखिए राजनीति है तो गेम होगा, पलटा पलटी हो सकता है, लेकिन अभी तक इंटैक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है अगर ये जेडीयू के साथ, क्योंकि वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, उसमें मुस्लिम भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जेडीयू के साथ अगर जाते हैं तो बीजेपी को कोई एतराज है? इस तरह की कोई बातें हैं क्या आपके जानकारी? देखिए निश्चित रूप से नंबर का गेम होता है विधानसभा में। अच्छा, तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का नंबर गेम अगर विधानसभा में 243 में सबसे अधिक संख्या बल में है, बड़े भाई की भूमिका में है एनडीए में, तो ऐसे में जेडीयू के पास में अगर यदि ये 4 विधायक ही जाते हैं, 6 विधायक ही जाते हैं, 6 के 6 कांग्रेस वाले भी आते हैं, तो भी देखिए हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन इतनी बात आप समझ लीजिए कि अगर जाएंगे तो क्या होगा, तो वो निश्चित रूप से नंबर गेम में आगे जाएंगे। तो आगे जाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी कभी चाहेगी क्या कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू आ जाए? तो ये कहीं ना कहीं आपको इस सब चीज को बहुत ध्यान से बारीकी से तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल जानकार, पॉलिटिकल पंडित, ये तमाम लोग इस बातों को ध्यान से देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह मसला है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अभी इधर हाल फिलहाल में कुछ होने जा रहा है। चलिए, कुछ अभी हाल फिलहाल में होने वाला नहीं है। रवि सर ने बहुत बारीकी से ये बातें बताई हैं। बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में कहां तक पहुंचती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आज गणतंत्र दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव ने अपने तेवर दिखाए हैं, ऐसे में बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में विपक्ष कहां तक पहुंचेगी उस राजनीति को लेकर यह समझना मुश्किल नहीं है। अभी चर्चा के लिए बस इतना ही। रवि सर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम अगले किसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।